तो टॉपिक है कि विच मेल्स आर मोर लाइकली टू हैव इनफर्टिलिटी, कौन से वो पुरुष हैं जिनको इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट शायद लेनी पड़ सकती है, इसका ध्यान उन्हें रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट उसमें आता है ओवरवेट या ओबेसिटी। इसका मतलब है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उनका वेट, मान लीजिए मैं 5.6 हूँ और मेरा वेट अभी 100 kg, 101 kg, 110 kg प्लस है, तो मैं ओवरवेट या ओबेसिटी में आता हूँ। दूसरा है, अगर आपकी एज हो रही है 40, अगर आप 40 से प्लस जा रहे हैं, इस केस में आपका जो स्पर्म का जो डीएनए कंटेंट है वो डिटोरिएट होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे ब्रेक होता है, सिंगल स्प्लिट या सेकंड डबल डीएनए ब्रेकेज, ये सब आना शुरू हो जाता है। कहीं म्यूटेशन आ जाए या जीन का डुप्लीकेशन हो जाए या डिलीशन हो जाए, ये सारी चीज़ें जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोजर टू रेडिएशन। आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जिसमें रेडियो वेव्स या किसी भी टाइप के जो रेडियो वेव्स होते हैं या रेडिएटिंग दूसरे वेव्स है, गामा, एक्सरे, ये सारी वेव्स आपके आसपास आ रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, आपका काम ही ऐसा है कि आपको वहाँ पे रहना पड़ता है। इस केस में भी आपको ऐसे जॉब में जाने से पहले या आप अगर कर भी रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि अपने इनफर्टिलिटी डॉक्टर से मिलिए और उनसे एक बार अपना सीमन टेस्ट करवा लीजिए और डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करवा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जिस केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहाँ पे लेड है, कैडमियम है, मर्करी है, पेस्टिसाइड्स वाली किसी फार्मिंग वाली जगह में या फिर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये जो केमिकल्स की बात कर रहा हूँ, ये केमिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा आपकी इनफर्टिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके स्पर्म्स को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टोबैको या मैरिजुआना। आप किसी टाइप का टोबैको खा रहे हैं या आप मैरिजुआना, भांग, ये सब खा रहे हैं या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं आपकी फर्टिलिटी पे, आपके स्पर्म्स पे। नेक्स्ट चीज़ है कि अगर आप बचपन में खेलते हुए या फिर बड़े हो गए, कभी भी आपके टेस्टिस में किसी टाइप की चोट लग जाए। फ्रेंड्स, टेस्टिस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। अब इसी में अगर किसी टाइप की चोट लग जाए, बचपन में हो जाता है, हम साइकिल से गिर गए, चोट लग गई, या फिर खेलते खेलते फ्रेंड्स में होता है, हम एक दूसरे को मार देते हैं, लग जाती है। अगर इस टाइप का पेनफुल ट्रॉमा अगर कभी हुआ है आपके टेस्टिस के साथ, तो उस केस में भी आप इनफर्टिलिटी डॉक्टर को एक बार दिखा लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कैंसर। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैंसर आपको पता है बहुत टाइप के होते हैं और ये बहुत सारे टाइप के जो कैंसर हैं ये किसी को नहीं देखते। ये फीमेल में होते हैं, मेल में होते हैं, ये आप यंग हो तो भी हो जाएगा, आप बच्चे हैं तो भी हो जाएगा, आप बूढ़े हैं तो भी हो जाएगा। इस केस में अगर अभी आपने बेबी प्लान नहीं किया और आपको कैंसर डिटेक्ट हो जाए, फ्रेंड्स, उस केस में भी आप अगर माइनर हैं या नहीं हैं, दोनों ही केस में आप अपने सीमन को फ्रीज करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जब कीमोथेरेपी होगा और आपके स्पर्म्स या आपके जो गैमेट्स हैं वो जब कीमोथेरेपी के सामने आते हैं, उस केस में वो कीमोथेरेपी के जो रेज हैं या जो एक्सरे अगर कर रहे हैं, कोई रेज डाल रहे हैं या मेडिसिन दे रहे हैं, इन मेडिसिन का, रेज का जो भी असर आपके सेल्स पे पड़ेगा, वो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। वो डैमेज सेल की वजह से बाद में जब आप इनफर्टिलिटी के लिए जाते हैं तो शायद उन सेल्स में, उन गैमेट्स में, उन स्पर्म्स में जो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है वो आ चुकी होगी। इसीलिए आप पहले ही आप सीमन फ्रीजिंग करवा लीजिए। इससे आपके वो गैमेट्स, वो स्पर्म्स फ्रोजन रहेंगे हमारे पास और उनके डीएनए कंटेंट में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कुछ नहीं होगा। और वो जो स्पर्म्स हैं उसको हम, जब आपका बेटा या आप एज अ अडल्ट जब आप आईवीएफ ट्राई करना चाहते हैं, जब आप बेबी करना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल आईयूआई प्रोसीजर या आईवीएफ प्रोसीजर से नॉर्मल बेबी प्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक बहुत ही कॉमन सा डिजीज़ है, प्रॉब्लम है ये। इसमें होता क्या है कि आपके जो टेस्टीज हैं वो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम टेम्परेचर पे रहते हैं। अब अगर उन टेस्टीज में जो वेन्स होते हैं वो थोड़े बड़े हो जाएं, वेरिकोसील में टेस्टीज में जो ये वेन्स हैं वो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अगर ये बड़े हो जाते हैं तो वो हीट प्रोडक्शन करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। और क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ गया है, नॉर्मल से 2 डिग्री ज़्यादा बढ़ गया है, उस कंडीशन में आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसका नंबर घट जाएगा और उसका स्पर्म का जो शेप है वो भी खराब हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और कंडीशन आती है जहाँ पे जो आपका टेस्टीज हैं वो एब्डोमेन में ही रह जाते हैं। ये बचपन में होता है, जब बच्चा माँ के पेट में हो उस टाइम पे ही टेस्टीज जो हैं वो एब्डोमेन से बाहर नहीं आ पाते। और अगर आपको पता है कि मेरे बेटे में ये कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उस कंडीशन में भी आपको इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको अगर गर्म पानी से नहाने का शौक है
हॉट बाथ टब में आप बैठे रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बताया, हीट एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ में। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्रीज़ है तो आपका टेस्टीज़ जहाँ पे स्पर्म बन रहे हैं वहाँ टेम्परेचर 35 डिग्रीज़ तक हो सकता है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि आप ज़्यादा गर्मी में ना रहें। आपके जो बॉडी है, आपका टेस्टीज़ है, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो वो थाइस के बीच में रह के वो भी गर्म हो जाता है। आप अगर व्हील चेयर पे हैं, उस केस में भी आपका जो टेस्टीज़ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ सकता है। आपको अगर वेरिकोसील है, उस केस में भी टेम्परेचर बढ़ सकता है। या फिर आप हॉट बाथ टब लेते हो, मतलब गर्म पानी में आप काफ़ी देर तक 1 घंटे आधा घंटा नहा रहे हैं, डेली आप नहा रहे हैं गर्म पानी से, उस केस में भी आपका स्पर्म प्रोडक्शन कम हो सकता है, उसकी शेप ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, उस केस में भी एक बार आपको सीमेन एनालिसिस टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए।